हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाए। मैंने अपनी सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाई, मैंने ऐसे कौन से काम किए जिससे मेरी सिलाई में फिनिशिंग आने लगी। तो पहले मेरी सिलाई में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत फिनिशिंग है, तभी तो इतने दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं सिलवाने के लिए कपड़े। तो ऐसे कौन से हम काम कर सकते हैं, ऐसे कौन से ट्रिक अपना सकते हैं जिससे हमारी सिलाई में आएगी। तो मैंने ऐसे कौन से तरीके अपनाए, तो आज मैं आपको शेयर करूँगी आप सबके साथ कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसे अपना करके आप अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मॉर्निंग का समय है, 6 बजे से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। तो यहाँ देख सकते हैं मॉर्निंग में 6:30 बजे तक मेरी बेटी स्कूल जाती है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी रख दी हूँ बनने के लिए, आलू टमाटर की सब्ज़ी, और यहाँ आटा भी लगा दी हूँ मैं, बस रोटी बनाने हैं। तो रोटी बनाने से पहले मैं इसे तैयार कर देती हूँ, बाल बना देती हूँ, फिर रोटी बनाते बनाते इसके टाइम हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी मैं रोटी बनाने जाती हूँ उससे पहले मैं उसे तैयार कर देती हूँ, बाल वगैरह सब बांध देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बरंडे में बनाती हूँ तो हाथ से वीडियो शूट करना पड़ता है, तो ट्राइपॉड रख भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अभी मैं रोटी बना करके आ गई हूँ और प्राची के टाइम भी हो गए हैं। तो उसके पापा जाएंगे उसे ले करके, तो लंच पैक करके मैं रख दी हूँ। और यहाँ भी घर की सफाई करूँगी। मॉर्निंग का समय है, तो मॉर्निंग के समय में तो ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं 6:30 बज गए हैं और मेरी बेटी जा रही है स्कूल। तो यहाँ देखिए अब रूम कितना बिखरा पड़ा है, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, बच्चे हम सब सो के उठे हैं। तो अभी बिस्तर वगैरह मैं साफ़ नहीं की हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सब लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी फिर चीकू को भी रेडी करना है, उसके 8 बजे से स्कूल है। तो कितने बहनों को लगता है कि इतने 8 बजे तक मैं घर के सारे काम कैसे कर लेती हूँ। तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, टाइम भी आपको मैं दिखाऊंगी कि कितने बजे तक मेरे घर के सारे काम हो गए। तो नाश्ता तो आप सबने देखा ही, मैं बना ली हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बना ली हूँ। बस घर के काम रह गए हैं, साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह सब कुछ धोना रह गया है। तो देखिए अभी मैं पूरी रूम की सफाई करूँगी। तो ये तो मेरा डेली का रूटीन है, रूम की सफाई मुझे डेली करनी पड़ती है, क्योंकि रूम बहुत छोटा सा है, आप देख रहे हैं, एक ही रूम में सब कुछ करना रहता है, तो आप समझ सकते हैं। तो अभी मैं चीकू को भी रेडी करूँगी, नहा पहले साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की हमारी टॉपिक है कि सिलाई में फिनिशिंग कैसे लाएं। तो मैं पहले अपनी बात बताती हूँ। तो मैं पहले किस तरीके से सिलाई करती थी। तो जब भी मैं सिलाई करती थी तो मेरी सीधी सिलाई होती है वो कभी सीधी नहीं होती थी, आड़ी टेढ़ी तिरछी हो जाती थी। तो इसे देखिए फिटिंग में भी प्रॉब्लम होती थी और फिर कस्टमर भी नाराज़ हो जाते थे। तो आप समझ सकते हैं, कोई पैसे हमें दे रहे हैं तो उन्हें तो परफेक्ट फिटिंग चाहिए ही, काम अच्छा चाहिए ही। वो पैसे क्यों दे रहे हैं? काम अच्छा होगा तभी तो देंगे वो पैसे। अगर काम ही अच्छा नहीं होगा तो आपको किस बात के पैसे देंगे? गुस्सा, एक तो पैसे भी नहीं देंगे, ऊपर से गुस्सा भी करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको होम बुटीक आप खोलने की सोच रही हैं तो आपको देखिए सिलाई आपको सीधी आनी चाहिए, आपकी सिलाई में फिनिशिंग होनी चाहिए, तभी आप कस्टमर के कपड़े सिल सकते हैं। तो काफ़ी बहनों की यही प्रॉब्लम है, उनकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती तो उन्हें डर लगता है दूसरे के कपड़े सिलने में, और दूसरे कपड़े सिल भी देते हैं तो फिर उनके कस्टमर जब एक बार आते हैं तो फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी सिलाई में फिनिशिंग लानी होगी, और किस तरीके से लानी होगी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मैं जब भी पहले सिलाई करती थी तो मैं आड़ी टेढ़ी मेरी तिरछी सिलाई हो जाती थी, बिल्कुल भी मेरी सिलाई में फिनिशिंग नहीं थी। तो देखिए ऐसे कौन से तरीके हम अपनाएं जिससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आ सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं घर के सा काम हो गए हैं, साफ़ सफाई मैंने कर लिया, बस बर्तन धोने रह गए हैं। तो पानी का इंतज़ार करना होता है, अगर पानी रहते हैं तभी मैं बर्तन धो पाती हूँ। तो देखिए पानी धीमे अभी थोड़ा थोड़ा चल भी रहा था, बट देखिए अभी पानी की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे हो गई है। तो लगता है अब बंद होने वाला है, बंद हो जाएगा पानी, फिर बर्तन भी नहीं धो पाऊँगी। तो फ्रेंड्स यही होता है, बहुत इसी में एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें। तो ये डायरेक्ट पानी है समरसेबुल वाला, तो जब पानी रहती है तभी मैं बर्तन धो पाती हूँ, नहीं तो फिर देख सकते हैं बंद हो गया। तो दो ही 3 बर्तन धोई हूँ, पानी बंद हो गया। तो अब मैं बाद में बर्तन धोऊंगी, बाकी सारे काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो कपड़े धोने के लिए बाहर आ रहा है पानी, तो बाहर के पानी से कपड़े धो लूँगी, लेकिन बर्तन तो बाहर नहीं ले जा सकती। तो यही है, इसी में एडजस्ट करना है सब कुछ। तो यहाँ देख सकते हैं ब्रश वगैरह मैंने करूँगी और उसके बाद कपड़े धोना है। तो यहाँ कपड़े मैं धो करके आ गई हूँ। उसके बाद मैं चीकू को रेडी करूँगी। चीकू को रेडी करने के बाद वो स्कूल चला जाएगा। फिर 8 बजे तक वैसे मेरे सारे काम हो जाते हैं, आपको मैं लाइव दिखाऊँगी।
तो काफ़ी बहनें जो कहती हैं मुझे कि दीदी आपके इतने जल्दी काम कैसे हो जाते हैं 8 बजे तक। तो आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो पहला बात तो हमारा ये है कि अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठेंगे तो हमारे काम डेफ़िनेटली 8 बजे तक हो ही जाएंगे। अगर लेट से उठेंगे तो लेट तक हमारे काम होंगे, जल्दी उठेंगे तो जल्दी काम हो जाएंगे। तो यही फ़ायदे होते हैं। सुबह आप जितनी जल्दी उठेंगी उतने ही आपके सारे काम हो जाएंगे और आपका मूड भी फ्रेश रहेगा, क्योंकि जो सुबह में हम जितनी जल्दी उठते हैं हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं और हम फिर खुश भी रहते हैं कि हमारे काम जल्दी हो गए। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा काम है वो हम कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो यही है, मैं आपको अभी टाइम भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं जाऊंगी, चीकू रेडी हो गए, अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो नहाने के बाद फिर पूजा पाठ वगैरह यही रहता है। तो 8 बजे तक मेरा पूरा काम हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपको भी अगर जल्दी काम करने हैं घर के, तो आपको भी मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बहुत सारे फ़ायदे, आपका शरीर भी सही रहेगा और आपके काम भी जल्दी हो जाएंगे। फिर आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम हाउसवाइफ घर बैठे ही पैसे अगर कमाना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए तो हमें टाइम निकालना ही होगा। तो देखिए टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं 7:35 हो रहे हैं। तो अभी लगभग सारे काम हो गए, बस नहाना धोना रह गया है। तो इसी तरीके से सब कुछ मैनेज करती हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, सारा कुछ मैनेज हो जाता है मेरा। अगर लेट से उठती तो फिर वही है, काम नहीं हो पाते, फिर मैं परेशान होती कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैं भी सबकी तरह बोलती कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं नहा धो के भी आ गई हूँ, अभी 8 बज रहे हैं। तो अब मैं पूजा पाठ करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं हरी चूड़ी पहनी हूँ। तो कौन कौन हरी चूड़ी पहना है सावन में, आप सभी को हैप्पी सावन। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सबकी इच्छाएं पूरी करे। कौन कौन सावन में हरी चूड़ी पहनता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अभी मैं जा रही हूँ सूट की और पैंट की कटिंग करने। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के सारे काम हो गए, अब मैं सिलाई करने के लिए बैठूँगी, यानी कि कटिंग करने बैठूँगी। तो यही होता है घर पे, अगर हम सिलाई करते हैं, बुटीक का काम कर रहे हैं, तो हम घर के साथ साथ सिलाई के साथ साथ घर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, बच्चे भी देख लेते हैं। तो यही होता है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। तो यहाँ मेरी मशीन ख़राब हो चुकी थी, तो मैं इसे गई थी बनाने के लिए, क्योंकि खुद से बनाई थी तो नहीं हुआ था। बट इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थे, बस एक नट था जो नीचे की साइड से वो ढीला था, कि छोड़ के आ रहे थे, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो फ्रेंड्स अब मैं कटिंग करूँगी कपड़े की। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं है, आपको अपनी सिलाई में फिनिशिंग लानी है, तो सबसे पहले आपको नाप लेना अच्छे से आना चाहिए। बॉडी मेजरमेंट हो या फिर जो कपड़े से आप नाप लेते हैं वो अच्छे से आपको प्रॉपर आना चाहिए। अच्छे से कपड़े की मेजरमेंट लेंगे तभी तो अच्छे से कटिंग होगी और फिटिंग होगी। तो यही है, अगर आपको फिनिशिंग लानी है अपनी सिलाई में तो आपको मेजरमेंट पहले सीखना होगा, किस तरीके से हम मेजरमेंट ले। तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकती है। यूट्यूब पे आप देख सकती है किस तरीके से बॉडी मेजरमेंट ली जाती है। बॉडी मेजरमेंट में और कपड़े से जो हम नाप लेते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें देखना होता है, ध्यान देना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप मेजरमेंट लेना सीखिए। मेजरमेंट अच्छा लेंगी तभी आप अच्छे से कटिंग कर पाएंगी। तो और दूसरा तरीका हमारा ये है कि आपको कैंची अच्छे से पकड़नी आनी चाहिए। कितने लोगों को कैंची अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, मतलब जब वो कैंची पकड़ते हैं यानी कि कपड़े कटिंग करते हैं तो उनके हाथ काँपते हैं। तो कपड़े आड़े टेढ़े तिरछे हो जाते हैं, कटिंग हो जाते हैं, जिससे फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है फिर बाद में। तो इसीलिए आप कैंची अच्छे से पकड़ना सीखिए, कटिंग करना सीखिए। सबसे पहले तो आप पेपर पे कटिंग कीजिए, उसके बाद ही कपड़े पे कटिंग कीजिए। नहीं तो देखिए कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा ख़राब हो सकता है। कपड़ा अगर उल्टा फुल्टा कट गया तो फिर कपड़ा बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी सिलाई में फिनिशिंग लानी है तो सबसे पहले पेपर पे कटिंग कीजिए, या फिर जो रफ़ कपड़ा है, जो फटी हुई पुरानी कपड़े हैं, साड़ी वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसे आप कटिंग करना पहले सीखिए अच्छे से। प्रॉपर शेप आनी चाहिए, जैसे कि आर्म होल में कभी शेप नहीं बन पाता, नेक पे हमारा शेप नहीं बन पाता गोलाई में। तो आप पहले कटिंग करना सीख लीजिए अच्छे से, तो इससे भी आपकी सिलाई में फिनिशिंग आती है। फिटिंग अच्छी आएगी तो सिलाई में फिनिशिंग आएगी ही। और तीसरा तरीका हमारा ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप जैसे कटिंग कर रही हैं तो आपको निशान भी अच्छे से लगाना होना चाहिए। जैसे कि हम जो नाप ले रहे हैं तो निशान आप उसी के अकॉर्डिंग लगाइए। नहीं तो कितने लोग तो होते हैं कि जो नाप होता है उससे 1-2 इंच या तो घटा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। तो बाद में फिर जब हम सिलाई कर लेते हैं तो फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, या तो टाइट हो जाती है या फिर लूज हो जाता है। तो इससे हमारे कस्टमर भी बिगड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो मेज़रमेंट आपने लिया है, जो नाप है सूट या ब्लाउज का, उसी नाप के अकॉर्डिंग चौक के निशान लगाइए, और चौक के जिस निशान जहाँ पे लगाए हैं वहीं से कटिंग कीजिए, आगे पीछे नहीं कीजिए। नहीं तो इससे भी हमारी
सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती, जब हम सिलाई करेंगे फिटिंग में इशू हो जाएंगी। तो यही है। और चौथा पॉइंट हमारा ये है कि आपकी जो सिलाई है वो सीधी होनी चाहिए। जब भी आप फिटिंग की सिलाई लगा रही हैं, या फिर देखिए कई सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें हमें सीधी सिलाई लगानी होती है, जैसे कि पैंट की स्टिचिंग हो गई। जब आप पैंट स्टिचिंग करते हैं या फिर फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो उसमें सीधी सिलाई आनी चाहिए। या फिर जो हम सूट सिलते हैं तो आजकल तो सूट में भी जो नेक बनी रहती है, पहले तो तुरपाई होती थी लेकिन अब तो लोग ऐसे ही सिल देते हैं, मशीन से ही सिल देते हैं। तो इसके लिए भी आपको सीधी सिलाई आनी चाहिए तब, क्योंकि गले में देखिए फिनिशिंग जो मेन होता है हमारा गला ही होता है, गले में अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सीधी सिलाई आनी ही चाहिए। अगर सीधी सिलाई नहीं आएगी, आड़ी टेढ़ी तिरछी होगी तो जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको सीधी सिलाई आनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसमें हमें जो बाहर के साइड से दिखता है, जैसे कि फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो वो अंदर की साइड रहता है, लेकिन फिर भी उसमें भी सीधी सिलाई आनी चाहिए। अगर आड़ी टेढ़ी हो जाती है तो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको इसका ध्यान देना है। आपको पहले सीखना है सीधी सिलाई कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए आप नारे सिल सकती हैं, काफ़ी सारे नारे लीजिए। तो मैं तो पहले ऐसे ही करती थी, मेरी सीधी सिलाई कभी नहीं होती थी। तो जब भी मैं सिलाई करती थी तो मेरी सिलाई आड़ी टेढ़ी हो जाती थी। इससे देखिए फिटिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे टाइट कहीं पे लूज, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, भद्दा लगता है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे नारे सिले हैं। बहुत सारे रफ़ कपड़े थे तो उसे मैं फ़ोल्ड कर कर के सिली थी। तो इसी से मेरी सिलाई में फिनिशिंग आने लगी, सीधी सिलाई मेरी होने लगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मेरी चौक गुम हो गए। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब हम सिलाई करने बैठते हैं, कटिंग करने बैठते हैं तो चौक या तो गुम हो जाता है या फिर हमारे जो इंची टेप है वो गुम हो जाता है। तो ये किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है। तो फ्रेंड्स यही है, अगर आपको सीधी सिलाई नहीं आती है लगाने तो आप पहले नारे में स्टिच कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले नारे, खूब सारे नारे सिलिए और नारे में आप अपने हाथ की सफाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स इससे देखिए दो फ़ायदे होंगे हमारे। एक तो हमारी सिलाई भी फिनिशिंग आ जाएगी, सीधी सिलाई आएगी, और एक हमारा ये है कि आपकी सिलाई फ़ास्ट हो जाएंगी। तो इससे मैंने अपनी सिलाई भी फ़ास्ट की थी नारे सिल करके। तो इससे हमारा दो फ़ायदा है, एक तो हमारी सीधी सिलाई भी होगी और दूसरा हमारी सिलाई भी फ़ास्ट हो जाएगी। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सिलाई में फिनिशिंग लाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अगला तरीका बताती हूँ। तो अगला तरीका ये है कि जब भी आप कटिंग करने बैठे कपड़े को, तो कपड़े को पहले अच्छे से आयरन कर लीजिए। अगर आप आयरन करके कटिंग करेंगे कपड़े को, अच्छे से फिनिशिंग के साथ कटिंग होंगी। नहीं तो कितने लोग बिना आयरन किए हुए ही कपड़े कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए जो कपड़े आप कटिंग करने वाली हैं तो सबसे पहले उसे आयरन कर लीजिए। आयरन करने के बाद ही कटिंग कीजिए, तो इससे कटिंग परफेक्ट होगी, फिनिशिंग के साथ कटिंग होगी। नहीं तो कितने फैब्रिक तो ऐसे होते हैं बीच बीच में अगर सलवटें पड़ी रहेंगी, सलवटे के साथ ही अगर आप कटिंग कर लेंगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होंगी सिलाई करने में। कोई कपड़ा छोटा कोई कपड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। आपको फिनिशिंग लानी है तो आप फिनिशिंग से काम कीजिए। कस्टमर के कपड़े आप सिल रहे हैं तो फिनिशिंग से प्रॉपर आप सिलिए, कटिंग कीजिए। तो आप आयरन करके ही कटिंग कीजिए और सिलने के बाद भी आप आयरन कीजिए। सिलने के बाद जब आयरन करेंगे तो उससे भी फिनिशिंग आती है। जब आप कस्टमर को देंगे, कस्टमर को देने से पहले सूट हो या ब्लाउज हो आप उसमें आयरन कर लीजिए। तो आयरन करने से देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। कटिंग करने से पहले भी आयरन करके कटिंग कीजिए, इससे आप अच्छे से कटिंग कर पाएंगी। और जब आप सिल लेंगी उसके बाद भी आयरन कर लीजिए। तो इससे जब हम नेक बनाते हैं, नेक पे तुरपाई वगैरह करते हैं, या फिर आजकल तो जब हम पाइपिंग बनाते हैं तो सिलाई ही लगा देते हैं। तो इसके लिए आपको सीधी सिलाई तो आनी ही चाहिए। लेकिन जब आप सीधी सिलाई आ भी जाएंगी तो भी आपको आयरन करना ही होगा, नहीं तो वो उठी उठी से रहती है। अगर आयरन नहीं करेंगे तो उठी उठी से रहेंगी। तो इसीलिए आप आयरन कीजिए। अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आप एक आयरन ले लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए अब मैं कटिंग करके फिर शाम के समय अभी नहा धो करके साँझ बत्ती में जलाई हूँ। साँझ बत्ती दिखाने के बाद फिर मैं सिलने के लिए बैठ गई हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जब शाम का समय होता है तो कहते हैं शाम के समय में सिलाई नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी देर रुकने, साँझ बत्ती दिखाने के बाद थोड़ी देर रुक करके फिर सिलाई करने में बैठ गई हूँ। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है तो जल्दी से अभी मैं सिल लेती हूँ। अभी 6:30 बज रहे हैं, फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाया है, लेकिन यहाँ वहाँ कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी 2 दिन छुट्टी है बच्चों की, संडे को भी और मंडे को भी, क्योंकि मंडे को सोमवारी है। तो हमारे यहाँ काफ़ी मेला लगा रहता है, भीड़ रहता है। तो इस वजह से दोनों बच्चों की स्कूल छुट्टी है हर मंडे को। जब तक सावन रहेगा तो हर मंडे को बच्चों की छुट्टी रहेंगी। और जब छुट्टी रहते हैं तो बच्चे, समझ सकते हैं आप सभी, बच्चे कितना परेशान करते हैं। और उसके साथ ही हमें काम भी करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप समझ सकती हैं बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही है, काम तो करना ही है हमें।
तो बच्चे यहाँ तब तक खेल रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठाई हूँ, नहीं बैठे हैं, खेल रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे सिलने बैठ गई हूँ। तो देखिए लगभग हमारी पैंट रेडी हो गई है, बस इसमें इलास्टिक लगाना है। अब देख सकते हैं बॉटम में मैंने जो कुर्ती का फैब्रिक है वो लगाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। तो जितना भी हमारा कमर रहता है उसमें हमें 5 से 6 इंच माइनस करना होता है। तो मैं 5 से 6 इंच माइनस करती हूँ। कमर 42 है तो मैं इसमें 37 लूँगी। तो यही है, जब भी आप कटिंग करें या कटिंग की सिलाई करें उसके बाद भी आपको आयरन करना होगा, कटिंग से पहले भी आयरन करना ही होगा। और फ्रेंड्स एक बात और है, जब भी आप कटिंग करने बैठे तो जैसे कि मार्केट में जो बुटीक होती है उनके पास तो काउंटर होता है साफ़ सुथरा, उसमें तो कोई पैर नहीं रखते हैं, पूरा साफ़ सुथरा रहता है, ऊपर की साइड रहता है। लेकिन अगर आप नीचे सिल रहे हैं, घर पे आपका होम बुटीक है, तो आपको नीचे फ़र्श को पहले अच्छे से पोंछ लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है, उसके बाद ही आप कटिंग कीजिए। नहीं तो कितने कपड़े तो ऐसे होते हैं थोड़ी बहुत भी दाग लग जाएंगे तो फिर छूटते नहीं हैं, और फिर कस्टमर के कपड़े रहेंगे तो फिर आप समझ सकती हैं कितना प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग करने बैठे तो पूरे फ़र्श को क्लीन कर ले, मतलब जितने दूर आप कपड़े कटिंग करेंगे उतना दूर आप अच्छे से क्लीन करिए तभी बैठिएगा। नहीं तो फिर अगर कुछ फ़र्श पे लगा रहेगा तो उस कपड़े में भी लग सकता है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में आपको। तो आपको ये सब बातों का ध्यान देना है फ्रेंड्स। और अगला है कि आप धागे मैचिंग की रखिए, मतलब जो भी कपड़े आप सिल रहे हैं उसी मैचिंग के धागे लगाइए, इससे भी हमारी सिलाई में फिनिशिंग नज़र आती है। अगर आप कपड़े कोई और कलर का रहेगा, धागे किसी और कलर के लगाएंगे तो देखिए इससे सिलाई में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। फिर आपके कस्टमर गुस्सा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं कि आप किस कलर का कपड़े, क्योंकि वो देखिए पैसे दे रहे हैं, वो फ्री में तो काम नहीं करवा रहे हैं, वो आपको पैसे दे रहे हैं तो आपसे काम भी वो अच्छा ही ढूंढेंगे। तो इसीलिए जिस कलर का कपड़ा है उसी मैचिंग के आप धागे लगाइए। थोड़ा हल्का फुल्का डिफेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई लाल कपड़ा है उसमें आप पीला धागा लगा दी, ऐसा नहीं। लाल है, डार्क लाल है तो आप हल्का लाल यूज कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। बट आप धागे का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि जो अंदर की साइड सिलाई रहता है वो तो पता नहीं चलता, लेकिन जो ऊपर की साइड से सिलाई रहती है तो उसमें तो हमें मैचिंग के धागे लगाने ही होते हैं। तो इसीलिए आप धागे का बिल्कुल ध्यान रखिए। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बॉबी में हमारा धागा लगा रहता है आस्कत के कारण कि फिर से धागा हमें भरना होगा, थोड़ी ही तो सिलाई करनी है, चलो इसी से कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको धागे जो जिस कलर के कपड़े हैं बॉबी में भी आपको वही धागा रखना है और ऊपर के जो साइड में धागा है वही रखना है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें प्रिंट में बहुत सारे कलर है, लेकिन मैं सिर्फ ब्लू ही रखी हूँ। नीचे की साइड से भी बॉबी में भी ब्लू रखी हूँ और ऊपर भी ब्लू रखी हूँ, तो इससे भी हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है। तो आपको इसका ध्यान देना है। और फिर अगला हमारा ये है कि जब भी आप तुरपाई करें तो तुरपाई भी अच्छे से कीजिए। नहीं तो कितने लोग तो इस तरीके से तुरपाई करते हैं कि वो एक वॉश में ही जब कस्टमर ले जाए पहने, एक वॉश में ही वो धागे खुल जाते हैं। तो इसीलिए आप टाइटली थोड़ा अच्छे से तुरपाई कीजिए। अच्छे से काम करेंगे तो कस्टमर भी आपके बने रहेंगे, दोबारा आएंगे। अगर आप पहली बार में कस्टमर के काम ख़राब कर देंगे, फिनिशिंग नहीं करेंगे, तो वो देखिए कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, पैसे से आपके काम करवा रहे हैं। तो कोई भी पैसा दे रहा है तो वो काम तो अच्छा ढूंढेगा ही। तो यही है। तो यहाँ देख सकते हैं पहले मैं शोल्डर को ऐसे अटैच कर लेती थी, दोनों जॉइंट पकड़ के अटैच करती थी, बट अभी मेरी सिलाई में इतनी फिनिशिंग हो गई है। देखिए मैं इस तरीके से शोल्डर अटैच करती हूँ, जो कि गुम सिलाई बिल्कुल लगती है, अंदर के साइड से भी फिनिशिंग और बाहर के साइड से भी फिनिशिंग। तो आप भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से भी आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी, क्योंकि देखिए ये हमारा अंदर के साइड से भी इनविजिबल हो गया, हमारा जॉइंट नहीं दिख रहा है। तो पहले मैं इसी तरीके से जॉइंट करती थी, लेकिन सीखते सीखते सीख गई। तो वही होता है, जो काम में आप रेगुलर रहते हैं तो आप अपना भी उसमें दिमाग लगा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ताकि कस्टमर भी खुश हो जाए। और ऐसे ही अगर हम जॉइंट लगाते थे तो अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ऊपर के साइड से भी कभी कभी हमारे नज़र आते थे, अंदर जो हमने जॉइंट किया रहता है शोल्डर पे वो नज़र आते थे, बट अभी नहीं। वो अभी मेरी सिलाई में बहुत फिनिशिंग आ गई है, इसीलिए तो इतने दूर दूर से कस्टमर आते हैं मेरे पास। तो अगर आपको भी अपने कस्टमर बढ़ाने हैं तो आपको अपनी फिनिशिंग पे पूरा ध्यान रखना होगा। अच्छे से आप सिलाई करेंगी, कटिंग करेंगी, फिटिंग देंगी अच्छा, तो आपके पास भी कस्टमर की लाइन लग जाएगी। तो ये तरीका जो मैं बताई हूँ, ये सारे तरीके को आप फॉलो कीजिए तो ज़रूर आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएंगी फ्रेंड्स। तो अगला हमारा ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रही हैं तो आप उसमें रेगुलर रहेंगी तो आपकी सिलाई भी फिनिशिंग रहेंगी और आपकी सिलाई भी फास्ट होंगी। लेकिन कितने कोई तो जैसे आज सिलाई किए फिर 6 महीने छोड़ देते हैं, 6 महीने के बाद सिलाई करते हैं, तो इसे देखिए आप भूल जाएंगी, आपको याद भी नहीं रहेगा, आपकी सिलाई में इस तरीके से फिनिशिंग कभी नहीं आएगी। तो जो भी काम आप कर रहे हैं
तो उसमें रेगुलर रहिए। रेगुलर करने पे बहुत फ़ायदा होगा। आप कुछ नया कोई गलती भी करेंगे तो नया कुछ सीखेंगी। जैसा कि मैं अभी शोल्डर उस तरीके से अटैच करती थी पहले, लेकिन अब इस तरीके से इनविजिबल तरीके से अटैच करती हूँ। तो रेगुलर हूँ मैं इस काम में, इसीलिए मुझे ये सब चीज़ आ गया। फिनिशिंग आ गई, फास्ट भी हो गई है मेरी सिलाई। पहले मुझे एक सूट रेडी करने में 1-2 दिन लग जाते थे, बट अभी 1 घंटे में मैं सूट पैंट रेडी कर देती हूँ। तो यही होता है, अगर हम रेगुलर रहते हैं, अब रेगुलर कोई काम में रहते हैं, किसी भी काम में रेगुलर आप रहते हैं, तो वो काम आपका अच्छे से परफेक्ट तरीके से होता है, फिनिशिंग के साथ, और फास्ट भी होता है। तो आपको इन सारे चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आपको फिनिशिंग लानी है अपनी सिलाई में, तो इन सारे बातों को आप फॉलो कीजिए। और लास्ट और आखिरी पॉइंट हमारा ये है, मशीन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग भी अच्छी आती है, फिटिंग भी आप अच्छी लगा लेती हैं, सिलाई भी आपकी सीधी होती है, आयरन भी आप करते, मतलब सारे का A to Z आप सारे पॉइंट आप कर रही हैं, लेकिन आपकी मशीन अच्छी नहीं है, मतलब आपकी मशीन में अच्छे से सिलाई नहीं हो रही है, धागे छोड़ के आ रहे हैं, गुच्छे बन रहे हैं, तो इससे भी आपकी सिलाई में फिनिशिंग नज़र नहीं आती हैं। धागे छोड़ के आएंगे, फिर देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, गंदा सा लगता है, भद्दा सा लगेगा। तो इसीलिए आपको मशीन में टाइम टू टाइम ऑयलिंग करनी होगी, साफ सफाई का आपको ध्यान देना है। मशीन में धागे फंसे रहते हैं, तो सब कुछ आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं सूट और पैंट की मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं जाऊँगी खाना बनाने। तो देख सकते हैं 1 घंटे में मैंने दोनों रेडी कर लिया है। तो यही है फ्रेंड्स, अगर हमारी मशीन अच्छे से चलती है तो हमारे काम भी जल्दी होते हैं, फिनिशिंग के साथ होते हैं, और काम करने का हमारा मन भी करता है। और जल्दी काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो पैसे भी हमारे ज़्यादा आएंगे। अगर सिलाई अच्छी नहीं आती है, मशीन अच्छे से नहीं चलती, तो फिर हमारा सिलाई करने का मन भी नहीं होता। तो अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सिलाई में फिनिशिंग ज़रूर आएंगी फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।